वो एक पहाड़ी के वन के बीच बना हुआ बहुत ही सुंदर घर था। मुखिया उस घर की साफ सफाई करवा रहा था। एक व्यक्ति मुखिया की ओर देखकर, इस बार यहाँ रुकने के लिए कौन आ रहा है मुखिया जी? अपने काम पर ध्यान दो देवा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? मुखिया जी, इस घर को बरसों पहले अंग्रेजों ने इस पहाड़ी पर बनवाया था, जो कि अब हमारे गांव में एक गेस्ट हाउस के रूप में बन चुका है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। क्या आपने उन्हें हमारे गांव की दंत कथाओं के बारे में बता दिया है? नहीं, अभी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आज शाम को मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। मुखिया जी, ध्यान रखिएगा कि उन्हें बताना नहीं है, बल्कि उन्हें सचेत करना है, और इसी में उन सब की भलाई है। इतना बोलकर देवा अपने काम में लग गया और मुखिया के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी एक लग्जरी कार उस घर के सामने आकर रुक गई। उस कार के अंदर से 5 लोग निकलकर बाहर आकर खड़े हो गए। मिस मोना अपने चारों साथियों की ओर देखकर बोली, देखो, मैं यहाँ पर पहले भी आती जाती रही हूँ, तो ये सारा इलाका मेरा जाना पहचाना है, मगर तुम चारों मेरे साथ पहली बार आए हो, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की मत सोचना, क्योंकि तुम इस गांव के नियम और परंपराएं नहीं जानते। मिस मोना की बात सुनकर अंशुमन हंसता हुआ बोला, मिस मोना, हम चारों आपके बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन आप तो हमें ऐसे समझा रही हैं जैसे कि आप हमारे क्लास टीचर हो। मिस मोना मुस्कुराती हुई लिली की ओर देखकर बोली, लिली, ये तीनों मेरी बात मानेंगे नहीं, सिर्फ तुम्हारी ही बात मानते हैं ये। तुम जरा इन पर नजर रखना। मिस मोना, अब सारी नसीहतें हमें इस घर के बाहर ही देती रहेंगी या अंदर भी चलेंगी? हाँ मिस मोना, 17 घंटे के ट्रैवल ने हमारी कमर तोड़ कर रख दिया है। तभी मुखिया तेज कदमों से चलता हुआ उन सब के पास आकर, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आपके कहने के मुताबिक मैंने इस घर की पूरी साफ सफाई करवा दी है। मुखिया की बात सुनकर वो सभी लोग घर के अंदर चले गए। मिस मोना मुखिया की ओर देखकर बोली, हमारे चाय के बागान के क्या हाल है मुखिया जी? हमेशा की तरह सही है मोना जी। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है मुखिया जी। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाती। आप तो हमारी पहाड़ी इलाकों की दंत कथाओं से वाकिफ हैं, लेकिन आपके ये पार्टनर पहली बार आए हैं, तो कृपया इन्हें बता दीजिएगा कि शाम के समय ये पहाड़ों में ना घूमे, यही इनके लिए बेहतर रहेगा। इतना कहकर मुखिया घर से बाहर चला गया। मुखिया के जाने के बाद मिस मोना की आंख लग गई। वो सोफे पर ही सो गईं। खाने के बाद राज और अंशुमन टहलते हुए बहुत दूर तक निकल आए थे। मुझे लगता है हम दोनों टहलते हुए काफी दूर तक निकल आए हैं। सही कहा यार, पहाड़ों में घूमने का यही फायदा होता है कि वक्त और दूरी का पता ही नहीं चलता। अचानक उन दोनों के कानों में किसी लड़की के गुनगुनाने का स्वर टकराया। इतने मधुर स्वर को सुनकर वो दोनों उस लड़की की आवाज में खो गए। इतनी मधुर आवाज में ये कौन गुनगुना रही है? तुमने शायद ठीक से गौर नहीं किया, उसकी आवाज में एक उदासी है। हमें जाकर देखना चाहिए। अंशुमन और राज आवाज की दिशा की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में वो दोनों एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हुए। वहाँ पर एक 14 वर्षीय गांव की एक सुंदर सी लड़की थी। वही लड़की अपनी मधुर आवाज में गीत गुनगुना रही थी। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। मैंने शहर में बहुत सारे गायकों के गीत सुने हैं, लेकिन यकीन मानो इतनी मधुर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। और तुम्हारी आवाज में ये उदासी कैसी है? अंशुमन की बात सुनकर वो लड़की उन दोनों को बहुत गौर से देखने लगी। उसके घूरने का अंदाज उन दोनों को बहुत ही अजीब सा लगा। अंशुमन राज की ओर देखकर बोला, ये हम दोनों को ऐसे क्यों घूर रही है? अंशुमन ने इतना कहा ही था कि अचानक वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी।
कुछ ही पलों में उन दोनों के सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली कंकाल नुमा लड़की अपनी लाल लाल आंखों से उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अपनी जान बचाकर भागो राज, ये तो कोई खौफनाक डायन लगती है। राज और अंशुमन वहां से भागने ही वाले थे कि तभी उस लड़की ने तुरंत अंशुमन को दबोच लिया। उसके हाथों की उंगलियां बहुत ही लंबी और नुकीली हो चुकी थी। उसने अपनी पैनी और धारदार उंगलियां अंशुमन के सीने में गाड़ दी। अंशुमन की चीख पहाड़ों में गूंज गई। इस भयानक दृश्य को देखकर राज अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे होश आया और राज दौड़ता हुआ गेस्ट हाउस में पहुंच गया। राज, तुम रात भर कहाँ थे? अंशुमन कहाँ गया? तुम्हें पता भी है, तुम दोनों की चिंता में हम तीनों रात भर ठीक से सोए भी नहीं। हमने तुम दोनों को ढूंढने के लिए गांव वालों से मदद भी मांगी, मगर गांव वालों ने रात में मदद करने से इनकार कर दिया। अंशुमन कहाँ है? राज कपकपाती हुई आवाज में उन सबको वो भयानक घटना बताने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है राज, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। सच सच बताओ, रात में कौन सी मूवी देख कर आए हो? मेरा एक एक शब्द सच्चा है। उस भयानक डायन लड़की ने मेरी आंखों के सामने अंशुमन को मार डाला। बस बहुत हो गया राज। लिली मिस मोना की ओर देखकर बोली, मिस मोना, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट लिखानी चाहिए। नहीं लिली, हम सबको गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए। इस गांव के मुखिया की पुलिस से ज्यादा चलती है। पुलिस भी मुखिया की मदद के बगैर इस गांव में कुछ नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ। वो सारे लोग कार के अंदर बैठ गए और कार गांव की ओर दौड़ा दी। दरअसल इस पहाड़ी गांव में बरसों से चली आ रही कुछ दंत कथाएं हैं। कैसी दंत कथाएं? पहाड़ों की दंत कथाओं के अनुसार अगर भूख से तड़पते हुए किसी लड़की की मौत हो जाती है या फिर जिस लड़की को ज्यादा प्रताड़ित किया गया हो उस कारण उसकी मौत हो जाती है, तो वो पहाड़ों में आत्मा बनकर भटकती है। अजीब बात ये भी है कि कहा जाता है कि कोई इन पहाड़ों पर एक बच्ची का रूप धारण करके गीत गुनगुनाती रहती है। अगर कोई उसकी आवाज सुनकर उसके पास चला जाए तो फिर वो अपने भयानक रूप में आकर उसे मार देती है। और राज ने हमें बिल्कुल वैसा ही बताया। वो मुखिया के घर के बाहर खड़े हुए थे। आप सबके चेहरे पर ये परेशानी कैसी? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी मुखिया के घर पर दौड़ता हुआ देवा आ गया और घबराता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, हमारे गांव के कुछ व्यक्तियों को जंगल में बड़ी ही भयानक अवस्था में एक लाश मिली है। लाश की हालत देखकर लगता है कि उसे अचेरी ने मारा है। देवा की बात सुनकर मुखिया की आंखों में डर के साए लहराने लगे और वो डर भरी नजरों से मिस मोना की ओर देखने लगा। मिस मोना घबराते हुए बोली, कल रात अंशुमन और राज खाने के बाद बाहर चले गए थे और रात भर नहीं आए। सुबह राज ने आकर बताया कि एक बहुत खतरनाक दिखने वाली डायन ने अंशुमन को मार दिया। मुझे तो अब वाकई डर लगने लगा है मुखिया जी, कहीं वो लाश अंशुमन की तो नहीं। मुखिया के बोलने से पहले ही देवा चीखते हुए बोला, ये सब इसका मतलब इसने और इसके दोस्त ने अचेरी के गुनगुनाने की आवाज सुनी थी। एक तो मर चुका है, इसकी मौत भी पक्की है। इससे पहले कि अचेरी इन दोनों को सीढ़ी बनाकर हमारे गांव में कदम रखते, हमें स्वयं ही इसे मार देना चाहिए। बकवास मत करो देव, ये तुम्हारे गांव का कोई आम व्यक्ति नहीं है जिसे तुम लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दो। ये सब शहर के लोग हैं। अगर हम में से किसी ने इनका कुछ भी बिगाड़ा तो शहर से पूरा पुलिस फोर्स आ जाएगा।
इतना बोलकर मुखिया मिस मोना की ओर देखकर बोले, मिस मोना, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि अपने नए मेहमानों को हमारे पहाड़ों की दंत कथाओं के बारे में अवगत करा दीजिएगा, लेकिन शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मुखिया जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे लगा कि ये सिर्फ गांव की पुरानी दादी नानी की कहानियां हैं। तुम शहर वाले इस बात को नहीं समझते और बेवकूफी में अपनी ही मौत को दावत दे देते हो। अचेरी एक बहुत ही भयानक आत्मा होती है। उसकी नजर अगर किसी भी इंसान पर पड़ जाए ना, तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ती। मुझे लगता है हमें उस लाश को देखने जाना चाहिए। कम से कम पता तो लगे कि वो लाश अंशुमन की है या किसी और की है। चलो मेरे साथ। कुछ घंटे बाद वो एक पहाड़ी जंगल में खड़े हुए थे। उन सब के सामने अंशुमन की लाश बड़ी ही खराब अवस्था में पड़ी हुई थी और देव आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। ओह माय गॉड, ये तो अंशुमन की ही लाश है। कितनी बेदर्दी से इसे मारा गया है। अब मैं इसके परिवार वालों को क्या जवाब दूंगी। मिस मोना ने इतना कहा ही था कि तभी देवा की चीख उन सब के कानों में टकराई। तुम सब लोग यहाँ आओ। देवा की बात सुनकर सभी देवा की ओर चले गए, सिवाय राज को छोड़कर। उन सब ने देखा कि एक पेड़ पर राज का कटा हुआ सिर लटक रहा था और उसका धड़ झाड़ियों में बड़ी ही खराब अवस्था में पड़ा हुआ था। इस भयानक दृश्य को देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, इसका मतलब कल रात राज भी मर चुका था। अगर राज मर चुका है तो फिर हमारे साथ जो है वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि अचेरी है, जो हमें धोखे से यहाँ तक खींच लाई। हम में से कोई भी अब जीवित नहीं बचेगा। और राज उन सब के सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक राज का चेहरा एक भयानक औरत में परिवर्तित हो गया, जिसका सिर्फ कंकाल ही दिखाई दे रहा था। उसने अपनी भयानक आंखों से जैसे ही मिस मोना की ओर घूरा, अचानक मिस मोना के शरीर के परखच्चे उड़ गए। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये समय इन सब बातों का नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने का है। भागो यहाँ से लिली। लिली और विकी अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे। अचानक विकी के कानों में लिली के चीखने की आवाज टकराई। विकी ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। लिली, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? मेरी बात का जवाब दो। तभी विकी के कानों में लिली की आवाज टकराई। मैं तुम्हारे ही पीछे हूँ विकी, आखिर तुम क्यों भाग रहे हो? राज ने जैसे ही देखा तो लिली उसे रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर देख रही थी। तुम अचानक से कैसे मुस्कुराने लगी? हमारे रास्ते के तीनों कांटे निकल गए। मुस्कुराऊं नहीं तो और क्या करूं? सोचो विकी, हम 5 बिजनेस पार्टनर्स थे, जिसमें से 3 खत्म हो गए हैं और अब सारी प्रॉपर्टी सिर्फ हम दोनों की है। हम दोनों मजे से अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? विकी ने इतना कहा ही था कि तभी विकी के कानों में देवा की आवाज टकराई। वो लिली नहीं बल्कि कोई और है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो जरा ऊपर की ओर नजर मारो। देवा की बात सुनकर विकी ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि लिली एक पेड़ के ऊपर लटक रही थी। उसके सीने में एक लकड़ी का नुकीला डंडा गड़ा हुआ था। विकी भयभीत आंखों से अपने सामने खड़ी हुई लिली को देखने लगा। अचानक लिली का चेहरा एक भयानक कंकाल में परिवर्तित हो गया। उसने अपने नुकीले पंजे विकी के सीने में गाड़ दिए। विकी की एक जोरदार चीख फिजा में गूंज गई। मुखिया देवा की ओर देखकर बोला, हम दोनों ने रक्षा कवच पहना हुआ है। शायद इसी वजह से अचेरी हम दोनों पर हमला नहीं कर रही। इससे पहले कि रात हो जाए और इसकी शक्ति 2 गुनी हो जाए, हमें यहाँ से भागना चाहिए। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी।
देवा और मुखिया दौड़ते हुए वहां से अपने गांव की ओर आ गए। अगले दिन उन चारों के शव जंगल में बड़ी ही खराब अवस्था में मिले। आधी रात का समय था। भयंकर बर्फबारी हो रही थी। सुंदरनगर के वासी अपने अपने घरों में मोटी मोटी रजाइयों में दुबके हुए पड़े थे। सारे शहर की बिजली गुल थी। सुंदरनगर का जंगल रात के समय बड़ा ही भयानक लग रहा था। जंगल की सड़क पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे भरी सड़क पर एक कार हल्की गति से चल रही थी। कार के अंदर अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या, वो तीनों दोस्त थे। कार अभिमन्यु ड्राइव कर रहा था। अभिमन्यु, तुम्हें कार को ड्राइव करते हुए 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। आखिर हम कब तक सुंदरनगर पहुंचेंगे? बकवास मत करो कार्तिक, जंगल जाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। तुम्हारी वजह से ही हम तीनों इस बर्फबारी में फंस चुके हैं। अभिमन्यु, बहस करने के बजाय अगर तुम कार की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दोगे ना, तो हम लोग होटल जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तान्या, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही है। मैं कितनी मुश्किल से ड्राइव कर रहा हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कार मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ये खतरा मैं नहीं उठा सकता। अरे दिन में भी तुम गाड़ी को इधर उधर ठोक देते हो, और फिर अभी तो रात हो रही है और ऊपर से बर्फबारी भी। अचानक कार झटका देते हुए रुक गई। क्या हुआ अभिमन्यु? तुमने कार क्यों रोक दी? नहीं तान्या, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। अपने आप रुक गई? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद करोगे प्लीज, ताकि मैं देख सकूं कि प्रॉब्लम क्या है। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकल गया और कार खोलकर चेक करने लगा। कुछ देर चेक करने के बाद अभिमन्यु कार के अंदर दोबारा बैठ गया। क्या हुआ? वही जिससे डर लग रहा था। लगता है कार किसी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है मैकेनिक हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर तो सिवाय बड़े बड़े पेड़ पत्तों और बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि सुंदरनगर यहाँ से कितनी दूर है। तो क्या हमें सारी रात इस कार में ही गुजारनी पड़ेगी? यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम रात इस कार में नहीं बिता सकते। ये जंगली इलाका है, बर्फबारी हो रही है, और मैंने सुना है कि यहाँ के जंगली जानवर बहुत खतरनाक हैं। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकला। अचानक अभिमन्यु की निगाह सामने बनी एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली को देखकर अभिमन्यु कार के अंदर झांकते हुए बोला, टेंशन मत लो दोस्तों, हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना मिल गया। तान्या और कार्तिक कार के बाहर निकल आए। तान्या सामने बनी पुरानी हवेली को बहुत गौर से देखती हुई बोली, ये तो बहुत पुरानी बनी हुई हवेली लगती है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। क्या फर्क पड़ता है तान्या कि वहाँ कोई रहता हो या ना रहता हो? हमें तो बस रात गुजारनी है। एक काम करते हैं, हम तीनों वहाँ चलते हैं और लकड़ियाँ जलाकर आग जला लेते हैं। वो तीनों अपनी कार को वहीं छोड़कर धीरे धीरे कदमों से उस हवेली की ओर बढ़ गए। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या तीनों कॉलेज के दोस्त थे। वो तीनों एडवेंचर के शौकीन थे। वो तीनों जंगल के काफी अंदर तक निकल गए और फिर रास्ता भटक गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो तीनों हवेली के सामने खड़े हुए थे। दूर से देखने में तो ये हवेली नजर आती है अभिमन्यु, लेकिन ये तो कोई बहुत पुराना महल मालूम पड़ता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो तान्या, ये कोई हवेली नहीं बल्कि एक महल है जो कि अब खंडहर में बदल चुका है। इस महल के आसपास तो देखो, यहाँ तो मोटी मोटी और लंबी झाड़ियों ने अपना बसेरा बना रखा है। आखिर तुम दोनों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये हवेली हो या महल, हमें बस रात गुजारनी है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे लगता है अंदर हमें काफी लकड़ी मिल जाएगी। तभी उन तीनों के कानों में झाड़ियों में से किसी के कदमों की सरसराहट की आवाज टकराई। उन तीनों ने देखा कि कोई अजीब सी दिखने वाली औरत उन तीनों के पास ही आ रही थी। उस औरत को देखकर तान्या और कार्तिक को अजीब सा महसूस होने लगा। वो औरत उन तीनों को अजीब सी नजरों से घूरती हुई बोली, तुम तीनों कौन हो और इस महल के बाहर क्या कर रहे हो?
हम तीनों दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। सुंदरवन घूमने के लिए आए थे। आज हमारा जंगल घूमने का मूड बना और वापसी में हम रास्ता भटक गए। अचानक रात में बर्फबारी होने लगी और हमारी कार खराब हो गई। हमें रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। और कहीं तुम्हारे दिमाग में ये विचार तो नहीं आया कि रात इस महल के अंदर गुजार लेनी चाहिए? आप तो काफी समझदार मालूम होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हम इसी इरादे से यहाँ पर आए हैं। मूर्ख, ये महल नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है। अगर गलती से भी इस महल के अंदर प्रवेश कर गए तो दोबारा इस दुनिया की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। तुम कहना क्या चाहती हो? इस महल में मंजुलिका का राज है। अगर गलती से भी कोई इंसान इस महल के अंदर चला जाता है तो वो कभी जीवित वापस नहीं आता। मंजुलिका उस इंसान की आत्मा तक अपने वश में कर लेती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? ये सब घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। हमने बहुत सारी फिल्मों में ये सब होते हुए देखा है। समझाना मेरा काम था। मेरी बात को मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस महल के अंदर जाने से पहले आसपास एक बार निगाह दौड़ा लो। यहाँ तुम्हें सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो औरत बड़ी फुर्ती से उन तीनों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या ने उस औरत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तीनों उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। उन तीनों ने देखा कि वो महल अंदर से काफी बड़ा था। उस महल के अंदर काफी बड़े बड़े कमरे बने हुए थे जिनमें अभी भी बहुत सी सुख सुविधाओं की वस्तुएं रखी हुई थी। तभी अचानक अभिमन्यु की नजर उस महल के एक दरवाजे पर पड़ी। उस कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अजीब बात है, सारी हवेली में अंधेरा छाया हुआ है और उस कमरे के अंदर से रोशनी आ रही है, जैसे कि वहां पर कोई मशाल या बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही हों। अभिमन्यु, कहीं उस औरत की बात सच ना हो। पागल तो नहीं हो गई? तुमने उस औरत की हालत नहीं देखी? मुझे तो वो कोई पागल औरत लग रही थी। चलो चलकर देखते हैं। हो सकता है कि इस टूटे फूटे महल का ओनर इसी महल में रहता हो। इतना कहकर अभिमन्यु उस कमरे की ओर बढ़ गया। सच तो ये था कि कार्तिक और तान्या अंदर से थोड़े डरे हुए थे। मजबूरी में उन दोनों को भी अभिमन्यु के साथ आगे आना पड़ा। अभिमन्यु बड़ी फुर्ती के साथ उस कमरे के अंदर प्रवेश कर गया, मगर कमरे का दृश्य देखकर अभिमन्यु की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक महिला बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई एक सोफे पर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसके आसपास बहुत महंगे महंगे कैंडल स्टैंड रखे हुए थे। अचानक उस सुंदर महिला ने अपनी आंखें खोल ली। वो कार्तिक, अभिमन्यु और तान्या की ओर देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, तुम तीनों कौन हो? सवाल ये नहीं है कि हम तीनों कौन हैं, सवाल ये है कि तुम कौन हो और इस महल में अकेली क्या कर रही हो? और वो भी इस खंडरनुमा महल में? अजीब बात है, तुम मेरे ही महल में आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, जबकि बताना तुम्हें चाहिए कि तुम कौन हो। लेकिन फिर भी तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा नाम। अचानक वो महिला बोलते हुए रुक गई और धीरे धीरे कदमों से उठकर उन तीनों के करीब आकर खड़ी हो गई। बाहर बहुत सर्दी है और तुम तीनों भूखे भी मालूम पड़ते हो। सामने आतिशदान में जो लकड़ियां रखी हुई हैं, उन्हें जला लो और अपने शरीर को गर्म कर लो। उसके बाद आराम से बैठकर एक दूसरे के बारे में पूछताछ कर लेंगे। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो महिला कमरे से बाहर निकल गई कि अब उन तीनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अभिमन्यु ने आतिशदान में रखी हुई लकड़ियां जला दी और वो तीनों आतिशदान के करीब बैठकर आग सेकने लगे। अचानक वो सुंदर महिला कमरे के अंदर अपने हाथ में एक सुंदर ट्रे पकड़े हुए उन तीनों के सामने खड़ी हो गई। ये लो, मैंने ये कॉफी तुम तीनों के लिए बनाई है। इसे पीकर तुम तीनों को काफी आराम मिल जाएगा। अभिमन्यु, तान्या और कार्तिक ने ट्रे में से एक एक कप उठा लिया
अभिमन्यु ने जैसे ही कॉफी का एक सिप लिया, एक भयंकर बदबू उसके नाक से टकराई। उसे तेजी से उल्टी आ गई। अभिमन्यु कप फेंकते हुए उस औरत की ओर देखकर बोला, ये क्या है? ये किस तरह की कॉफी है? इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिमन्यु। ये कॉफी नहीं है अभिमन्यु, ये कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का खून है। तुम तीनों में से सबसे समझदार ये लड़का है। इसने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे कप में कॉफी नहीं बल्कि गर्म खून था, मगर वो ताजा खून नहीं था कि बरसों बाद इस महल में इंसान आए हैं। पिछली बार 10 वर्ष पहले कुछ इंसान आए थे। उनका खून मैंने मेहमानों के लिए बड़ा संभाल कर रखा था। उस महिला की बात सुनकर उन तीनों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? मंजुलिका, क्या तुम्हें बाहर उस पागल औरत ने नहीं बताया कि इस महल के अंदर जो भी आता है वो जीवित वापस नहीं जाता? इतना बोलते ही उस सुंदर महिला का चेहरा एक भयानक महिला में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं और उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया। उसके लंबे बाल कटीली झाड़ियों में परिवर्तित हो गए। बाहर वो औरत सही कह रही थी दोस्तों, यहाँ से भागो। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि अचानक अभिमन्यु का शरीर 10 फीट ऊंचा उछल गया और उसका शरीर पूरी ताकत से सर के बल नीचे गिरा। अभिमन्यु ने एक चीख के साथ वहीं पर दम तोड़ दिया। ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारा दोस्त अब संसार से मुक्त हो चुका है। अब तुम सबकी बारी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इंसान हमेशा मेरी तन्हाई में दखल देने के लिए यहाँ चले आते हो। इतना बोलकर उस भयानक औरत ने तानिया का गला कसकर पकड़ लिया। देखते ही देखते तानिया का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कि उसके मरे हुए वर्षों बीत चुके हो। मंजुलिका ने तानिया के शरीर में ही तानिया का गला छोड़ दिया। अगले ही पल तानिया का शरीर एक कंकाल में परिवर्तित हो गया। कार्तिक चीखता हुआ वहाँ से बाहर की ओर भागा। मूर्ख इंसान, तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। मंजुलिका के महल में जो भी आता है फिर इस महल से कभी वापस नहीं जाता है। कार्तिक दौड़ते हुए उस महल के दरवाजे तक आ गया। उसने देखा कि बाहर वही औरत खड़ी हुई उसे दया भरी नजरों से देख रही थी। कार्तिक ने जैसे ही अपना पैर महल के बाहर निकालने के लिए रखा, अचानक वो 10 फीट ऊंचा उठता हुआ पीछे की ओर गिर गया। मैंने तुम तीनों को समझाया था कि तुम चाहकर भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे बचा लो, मेरे दोनों दोस्तों को उसने मार दिया। नामुमकिन है। मंजुलिका का दायरा सिर्फ इस महल के अंदर ही बंधा हुआ है। काश कि तुम तीनों दोस्त इस महल के अंदर नहीं आते। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तुम्हें इस महल के बारे में इतना कुछ कैसे पता? बरसों पहले मेरा बेटा इसी हवेली के अंदर गया था, आज तक वापस नहीं आया। मैंने उसका इंतजार करते करते इन्हीं झाड़ियों में दम तोड़ दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटकती है और यहाँ हर आने वाले को महल के अंदर जाने से सचेत करती है। मगर पता नहीं लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। तभी मंजुलिका कार्तिक के सामने आ गई। कार्तिक की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन पुलिस को तीनों की लाशें उस महल के बाहर पड़ी हुई मिली। एक हवलदार पुलिस वाले से बोला, अब क्या करना है साहब? क्या कोई केस बनाना है? हम सभी जानते हैं कि हत्या किसने की है। सही कहा साहब, भला आत्माओं को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? पता नहीं लोग इस भूल भुलैया वाले महल में क्यों चले जाते हैं। पुलिस ने केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी।